हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपियों का भारत में आगमन। तो हम कह रहे हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। अगर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमसे पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया बाय सी, या भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय का क्या नाम था, या भारत की खोज किसने की थी। तो हमारा सीधा सा आंसर होता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और कब की थी, तो हम बोलते हैं 1498 में की थी। लेकिन क्या 1498 से पहले कोई यूरोपीय भारत नहीं आया था? आते रहे हैं। एंशियंट टाइम से यूरोपीय लोग भारत आते रहे हैं। तो हम क्यों कहते हैं कि भारत की खोज 1498 में हुई? इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि डायरेक्ट सी रूट की खोज भारत के लिए किसने की थी। यूरोप से सीधे सी के रूट से, समुद्र के रास्ते कौन भारत सबसे पहले पहुंचा? तो ही वॉज वास्को डी गामा, जो कहाँ पहुंचा था? भारत में सबसे पहले पहुंचा था सी रूट से। आप ये देखेंगे भी डिपिक्शन, तो यहाँ पर ये शिप बनी हुई है जो यूरोप से भारत सबसे पहले पहुंचती है। तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सी रूट था भारत में आने के लिए। अच्छा, भारत में आने के लिए डायरेक्ट सी रूट की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों थी? इसके पीछे दो तीन वजह हैं। पहली वजह ये कि भारत में इससे पहले जो भी यूरोपीय लोग आते थे, वो किस पर्पस से आते थे? वो आते थे ट्रेड के पर्पस से। अब ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी यूरोप से, ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी विनेशियन मर्चेंट्स की। यहाँ पर कहीं वेनिस है, जो ये डॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर वेनिस है। और विनेशियन मर्चेंट्स की ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी, यानी यूरोप के सारे ट्रेड के ऊपर, जो कि एशिया के साथ होता था। आप समझना चाहें तो ये जितना भी हिस्सा है, ये जितना भी हिस्सा है, ये सारा का सारा ये यूरोप है। मोटे तौर पर ये अफ्रीका है, और ये बाकी जो बचता है, ये सारा का सारा ये एशिया है। राइट? तो अब एशिया के साथ जो यूरोप का ट्रेड हुआ करता था, उसके लिए जो वेनिस के मर्चेंट्स थे, विनेशियन मर्चेंट्स जो थे, उनका प्रभुत्व था, उनकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था। कैसे था? क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी को कंट्रोल करते थे, ये ब्लैक सी को भी कंट्रोल करते थे। तो क्या होता था कि यूरोप के साथ जो भी सी रूट से ट्रेड होगा, तो मेडिटेरेनियन सी के साथ और इस कोस्ट के साथ, यानी कि अफ्रीकन ट्रेडर्स के साथ या अरब ट्रेडर्स के साथ मिल करके ये ट्रेड किया करते थे। इससे आगे सप्लाई चेन, विनेशियन मर्चेंट्स, अरब ट्रेडर्स, एंड देन एशिया। और एशिया से सामान आ रहा है, अरब ट्रेडर्स एंड देन विनेशियन मर्चेंट्स। इस तरह से ये चल रहा था ट्रेड। या विनेशियन मर्चेंट्स दूसरा ट्रेड रूट ये भी फॉलो कर सकते थे, यानी कि मेडिटेरेनियन सी से फिर एशिया या इंडिया, या यहां से रेड सी होते हुए इंडिया, या यहां से पर्शियन गल्फ होते हुए इंडिया। लेकिन इस ट्रेड रूट पर सारी की सारी मोनोपोली जो थी, वो विनेशियन मर्चेंट्स की थी। और होता क्या था, जब किसी का एकाधिकार होता है तो वो सामान, बाजार अपने हिसाब से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो यूरोप के लोग भी चाहते थे कि वो इस ट्रेड का पार्ट बने, लेकिन उनको इस रूट पर मोनोपोली होने के कारण उनको ये मौका नहीं मिल पाता था। समवेयर अराउंड 15th सेंचुरी, पोर्टुगल के प्रिंस होते हैं जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक मुहिम शुरू की सी रूट एक्सप्लोर करने की, और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दिया गया उस एरिया के अंदर। और इसीलिए वहां से एक्सपीडिशन शुरू हुए इस एरिया से। ये स्पेन है
और ये वाला हिस्सा पोर्टुगल है। तो पोर्टुगल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसमें क्या बोला गया कि स्पेन जो है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई, कहते हैं अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई और कहा गया उसके जो वेस्टर्न साइड है उस पर स्पेन ट्रेड करेगा और जो ईस्टर्न साइड है उसको एक्सप्लोर करेगा पोर्टुगल। तो इसी वजह से जब स्पेन से कोलंबस निकलता है तो वो अमेरिका की खोज करता है, और जब पोर्टुगल से वास्को ड गामा निकलता है तो वो इंडिया की खोज करता है। तो होता क्या है कि जब वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकलता है तो बेसिकली ये रूट फॉलो करता है, पोर्टुगल से लिस्बन से निकलता है, फिर ये रूट फॉलो करते हुए जो आपको ब्लैक लाइन में दिख रहा है ऐसे करके कालीकट पहुंचता है, और ये जो रेड लाइन में दिख रहा है ये उसका वापस जाने का रूट है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि लिस्बन से जब वो शुरू करता है 1497 में, उससे पहले ही 1487 के अंदर एक रूट जो है लिस्बन से लेकर के कैनरी आइलैंड होते हुए, केप ऑफ वर्डे होते हुए और सेंट हेलेना होते हुए यहां तक का एक रूट पहले ही खोज निकाला गया था। इस जगह को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ये रूट जो है 1487 के अंदर किसने खोज निकाला था? 1487 में ये रूट जो है बार्थोलोम्यो डायज ने खोज निकाला था, एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव कि भाई इससे आगे वो इंडिया का रूट खोज निकालेंगे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो नहीं खोज सके। तो जब वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलता है तो भारत की खोज के लिए वो लिस्बन से शुरू करता है। कौन सा रूट फॉलो करता है? वही रूट फॉलो करता है जो बार्थोलोमो डायज ने फॉलो किया था अप टू केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप तक वही रूट फॉलो करता है। तो क्या टाइमलाइन रहती है वो हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ से हमारी बातचीत शुरू होती है कि दैट पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। पुर्तगाली सी रूट खोजने वाले, डायरेक्ट सी रूट खोजने वाले पहले भारतीय थे जो 15th सेंचुरी में इंडिया पहुंचते हैं। ठीक है, तो कहां से आए थे? बाई सी वो इंडिया पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को सीधे सीधे सी रूट से इंडिया पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। क्या टाइमलाइन रहती है? 1497 में वो शुरू करता है अपना इंडिया का वोयाज। तो जुलाई 8 1497 को, जैसे कि हमने मैप में देखा, वो लिस्बन से शुरू करता है। ठीक है, और कौन सा रूट फॉलो करता है? जो रूट ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ था बार्थोलोमेव डायज ने 1487 में, उसी रूट को फॉलो करते करते वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। इस सब में उसे कुछ समय लगता है और वो नवंबर 1497 में अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर पहुंचता है। राइट, यहाँ पर अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर यहाँ पहुंचता है और फिर वो फॉलो करता है इस रूट को और कुछ टाइम तक यहाँ पर एक्सप्लोर करता है वो। राइट, यहाँ से इसको जूम इन करके देखते हैं। केप ऑफ गुड होप से वो यूं यूं करके ये सारा रूट एक्सप्लोर करता है मोजाम्बिक तक। राइट, और इस दौरान वो एक्सप्लोर करता है ये सारी संभावनाएं कि उसको इंडिया का डायरेक्ट रूट मिल जाए, और वो ट्रेड की संभावना भी तलाश करता है, व्यापार की संभावना भी तलाश करता है अपने पूरे के पूरे क्रू के साथ। लेकिन इस सब में दिक्कत ये थी कि जो अरेबिक लोग थे या जो इस कोस्ट के अलोंग मुस्लिम लोग थे, अफ्रीकन लोग थे, उन सबका रिलीजन जो था वो मुस्लिम था, और पोर्टुगीज जो थे वो क्रिश्चियन थे। राइट, तो क्रिश्चियंस के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में हॉस्टिलिटी थी, यानी दुश्मनी थी। राइट, तो इसी वजह से क्या हुआ कि इस दौरान में, जिस दौरान में आपका वास्को ड गामा यहाँ पर रहता है अफ्रीकन कोस्ट के अलोंग, तो उसे अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर रहना पड़ता है, और वो एक मुस्लिम ट्रेडर के तरीके से या एक अरब ट्रेडर के तरीके से रहता है जो कि ट्रेड करने के पर्पज से आया है। लेकिन होता क्या है कि नवंबर से लेकर के मार्च तक का टाइम तो उसका ठीक ठाक निकलता है ये सारी संभावनाएं तलाश करते हुए, ट्रेड करते हुए।
लेकिन अप्रैल के अंदर आकर के होता ये है कि जो मोजाम्बिक के कुछ लोग होते हैं उनको उनके ऊपर उसकी पहचान जाहिर होना शुरू हो जाती है, उसका भेद खुलना शुरू हो जाता है कि ये तो मुस्लिम नहीं है और ये क्रिश्चियन है। तो इसी वजह से वहां के लोग जो होते हैं वो उसके प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं और वो अपने क्रू के साथ 7 अप्रैल को निकल जाता है मोजाम्बिक कोस्ट को छोड़ करके और पहुंचता है कीनिया। राइट, तो कीनिया में पहुंचता है। इस मैप में देखते हैं मोजाम्बिक से निकल करके वो कीनिया पहुंचता है मोम्बासा पोर्ट पर। मोम्बासा पोर्ट पर भी उसे कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कुछ दूर पर यहाँ पर मलिंडी पोर्ट है, यहाँ पहुंचता है और मलिंडी पोर्ट पहुंचकर वास्को डी गामा की किस्मत का ताला खुलने वाला था। होता क्या है, अप्रैल 14, 1498 को वो पोर्ट ऑफ मलिंडी में केन्या में पहुंचता है। मलिंडी पहुंचकर उसे एक एक्सपीरियंस्ड पायलट मिल जाता है जो उसकी मदद करता है इंडिया पहुंचने में। अब ये जो पायलट था इसके बारे में दो चार बातें चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पायलट जो था एक गुजराती हिंदू व्यापारी था। राइट, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फेमस अरब ट्रेडर था जिसका नाम था अब्दुल मजीद या अब्दुल इब्न मजीद। और जो हिंदू सोर्सेस का वर्णन करते हैं वो इसका नाम कांजी भाई बोलते हैं। राइट, तो जो कोई भी था, चाहे अब्दुल माजिद था चाहे कांजी भाई था, ये इसकी मदद से वो मॉनसून विंड्स को फॉलो करते हुए अप्रैल 24, 1498 को वो मलिंडी पोर्ट छोड़ता है और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कोझिकोड या कालीकट में पहुंचता है। इस जगह का नाम था कप्पड़ और वहां का लोकल जो रूलर होता है उसका नाम था जमोरिन या समुद्री। तो जमोरिन ने, क्योंकि ट्रेड बेस्ड उनकी इकोनॉमी थी, तो वो ट्रेडर्स के साथ उनके बहुत अच्छे टाई अप्स होते थे। वो बड़े अच्छे से वास्को डी गामा को रिसीव करता है, एक ग्रैंड वेलकम उसे मिलता है जिससे वास्को डी गामा बहुत खुश होता है। तो उसके किंग जमोरिन के साथ अच्छे संबंध बन जाते हैं। राइट, और वो कुछ टाइम वहां पर रहता है और अगस्त 29, 1498 को वास्को डी गामा वहां से वापस अपने देश की तरफ जाता है। लेकिन क्या करता है, पीछे अपने कुछ आदमी छोड़ देता है और एक ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करता है इसी दौरान में। राइट, तो 1498 में ही सबसे पहला ट्रेडिंग पोस्ट पोर्टुगीज ने बना लिया था। राइट, और सितंबर 1499 में वास्को डी गामा जो है वो वापस अपने देश पहुंच जाता है और अच्छे से स्पाइस ट्रेड करता है। वो बहुत सस्ते सामान बेचता है यूरोप के अंदर और इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा मुनाफा कमा पाता है। और इस चीज को जब ये ट्रेड रूट जब खुलता है बाकी पोर्टुगीज या स्पेनिश ट्रैवलर्स एक्सप्लोरर्स के लिए, तो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण खुल जाती है ट्रेड के पर्पस से। राइट, तो क्या होता है, यूरोप के बाकी हिस्सों से भी कई सारे ट्रैवलर्स इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सी कंपनी ने भारत में ट्रेड एस्टेब्लिश किया। वो हमने देखा कि पोर्टुगीज ने 1498 में ही अपना ट्रेड पोस्ट एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर दूसरे नंबर पर हैं डच। राइट, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ ट्रेड के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, उसकी फाउंडेशन 1602 में हुई और 1605 में एक डच व्यक्ति कॉर्नेल्स डी हार्टमैन कहाँ पहुंचते हैं, इंडिया पहुंचते हैं और मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। अभी वास्को डी गामा जो था वो तो वेस्टर्न कोस्ट पे आया था यहाँ पर। राइट, वो ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ कहीं मसूलीपट्टनम में क्या करता है, अपना एक ट्रेड पोस्ट सेटअप करता है 1605 में। राइट, तो पोर्टुगीज ट्रेड पोस्ट कब स्टैब्लिश हुआ, पहला 1498 में।
उसके करीब 100 साल से कुछ ज्यादा समय के बाद 1605 में डच ने अपना दूसरा ट्रेड पोस्ट जो है वो स्टैब्लिश किया। कहाँ? भारत के अंदर। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आने वाले कौन थे? ब्रिटिश। हालांकि ब्रिटिश व्यक्ति जो हैं वो डच व्यक्तियों से पहले पहुंच चुके थे इंडिया में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, उसकी स्टैब्लिशमेंट भी पहले की है, 1600 में स्टैब्लिश कर दी गई थी क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के माध्यम से। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश व्यक्ति आए थे भारत, उनका नाम था थॉमस स्टीफेंस। वो एक ईसाई मिशनरी थे, जेसुइट मिशनरी थे। और 1579 में वो पोर्टुगीज शिप में चढ़ करके गोवा पहुंचे थे, पोर्टुगीज शिप में आए थे। राइट। लेकिन वो क्या हुआ था, वो ट्रेड के लिए नहीं आए थे, तो इसलिए हम इनको नहीं गिनते हैं कि ये दूसरे नेशनैलिटी थे यूरोप से इंडिया पहुंचने वाले। फिर थॉमस स्टीफेंस के बाद जॉन मिदन हॉल भी इंडिया पहुंचे, और वो पहुंचे 1603 में। और ये कहाँ पहुंचे? लाहौर में पहुंचे। और ये बाई लैंड रूट आए थे, इसलिए हम इनको सेकंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं रखते। तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। वो अपने शिप हेक्टर पर आया था। ये भी एक क्वेश्चन पड़ता है कि विलियम हॉकिंस जिस जहाज पर भारत आया था उसका नाम क्या था? तो हेक्टर नाम था उसका। राइट। हेक्टर नाम था उस जहाज का। और वो 1608 में सूरत पहुंचा था। राइट। अब विलियम हॉकिंस का सीधा सीधा पर्पस था कि वो यहां पर ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश करें। अब ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश करने के लिए जैसे सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, उसने लोकल रूलर्स के साथ मिलजुल करके, जैसे जमोरिन के साथ मिलजुल करके ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश की। फिर उसके बाद कोचीन में ट्रेड पोस्ट, कन्नूर में ट्रेड पोस्ट, और उन्होंने अलोंग दी मालाबार कोस्ट बहुत सारे ट्रेड पोस्ट इस दौरान स्टैब्लिश कर दिए हुए थे। राइट। तो विलियम हॉकिंस को भी ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश करना था, तो उसे लोकल रूलर के साथ एक ट्रीटी में, एक एग्रीमेंट में आना था। तो उस वक्त पे मुगल्स जो थे उनकी ताकत जो थी भारत के अंदर वो सबसे ज्यादा थी। तो विलियम हॉकिंस चाहता था कि वो किसी तरह से मुगल कोर्ट में पहुंच करके और उनका फेवर ले सके अपनी तरफ। तो उसको रोकने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 1609 में आगरा पहुंचा वो जहांगीर की कोर्ट में। और वहां पर उसने जहांगीर को रिक्वेस्ट की कि वो एक ट्रेड पोस्ट सेट करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। विलियम हॉकिंस की खास बात ये थी कि उसे तुर्की भाषा आती थी, जो कि जहांगीर को बहुत इम्प्रेस किया। क्योंकि बाकी पोर्टुगीज या डच जितने भी ट्रेडर्स आते थे उन्हें एक दुभाषी की जरूरत पड़ती थी, एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन विलियम हॉकिंस क्योंकि टर्किक लैंग्वेज जानता था, तो उससे उसे बहुत फायदा हुआ। वो अपने साथ बहुत सारे तोहफे भी लेकर गया था, जिससे वो इम्प्रेस करने में कामयाब हुआ जहांगीर को, और उसने उन्हें एक इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की इजाजत दे दी सूरत के अंदर। और सूरत में उन्होंने 1613 में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, विलियम हॉकिंस ने। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले 1498 में पोर्टुगीज ने स्टैब्लिश की, 1605 में डच ने स्टैब्लिश की, और 1613 में ब्रिटिश ने अपनी ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश की। इसलिए क्रोनोलॉजिकली हम ब्रिटिश को तीसरे नंबर पर रखते हैं, हालांकि ब्रिटिश लोग डच लोगों से पहले पहुंचे। अच्छा, तो इस तरह से सबसे पहले पोर्टुगीज इंडिया पहुंचे। पोर्टुगीज कहाँ से आए थे? पोर्टुगल से आए थे, पुर्तगाल से आए थे। दूसरे नंबर पर डच पहुंचे। डच कहाँ से आए थे? डच नीदरलैंड के लोगों को बोलते हैं। मैप में अगर आप देखना चाहें तो ये है यूनाइटेड किंगडम। राइट। यहां से ब्रिटिश आए। ये है नीदरलैंड्स, यहां से डच आए। ये है डेनमार्क, यहां से डेनिश आए। और ये रहा फ्रांस, यहां से फ्रेंच आए। और ये रहा पोर्टुगल, यहां से पोर्टुगीज आए। तो 5 यूरोपीय ट्रेडर्स, पांच नेशनैलिटी के यूरोपीय यूरोपीय ट्रेडर्स जो भारत पहुंचते हैं, उसमें से सबसे पहले पोर्टुगल्स, फिर डच, देन ब्रिटिश, एंड देन डेन्स चौथे नंबर पर पहुंचते हैं। डेन्स यानी डेनमार्क के लोग। ये 1616 में
इंडिया पहुंचे और 1620 में इन्होंने तमिलनाडु में अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किया। तो सबसे पहला 1498, 1605, 1613 एंड 1620। तो चौथे नंबर पर कौन हो गए? डेन्स हो गए, डेनमार्क के लोग हो गए। एंड आखिरी भारत पहुंचने वाले फ्रेंच थे। तो हु वर दी लास्ट यूरोपियन पावर दैट केम टू इंडिया टू एस्टैब्लिश ट्रेड विद इंडिया? दोज वर फ्रेंच, जो फ्रांस से आए थे, राइट। तो जो फ्रांस से आने वाली एक्सपीडिशन थी उसके लीडर थे फ्रेंकोइज कैरॉन। वो पहली फ्रेंच एक्सपीडिशन लीड की थी उन्होंने इंडिया आने वाली, जो कि सूरत पोर्ट पर अराइव हुई थी 1667 में, राइट। एंड ये जो कैरन थे, ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो, जो कि 1664 में स्टैब्लिश हुई थी। और इस तरह से पांचवें नंबर पर फ्रेंच पहुंचते हैं, राइट। तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी को कोई दिक्कत आई गेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो पोर्टुगीज इंडिया में आए थे उनकी ट्रेड की क्या नीति थी, व्यापार की क्या नीति थी, और किस तरह से उन्होंने 100 साल से ज्यादा समय तक अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखी ट्रेड के अंदर इंडिया में, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है वास्को डिगामा भारत आए थे। कब पहुंचे थे? मई 1498 को पहुंचे थे, जिन्हें हिंदू रूलर जेमोरिन या समुद्री की बहुत ज्यादा फेवर मिली थी, और इस वजह से 1498 में ही वास्को डिगामा ने इंडिया में एक ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश कर दिया था। तो पोर्टुगीज की अप्रोच क्या थी? पोर्टुगीज की अप्रोच थी कि वो इंडिया के साथ ट्रेड में मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते थे। मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए उनको कुछ चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे? इंडिया के साथ जो ट्रेड रूट था, जिस ट्रेड रूट को पोर्टुगीज फॉलो कर रहे थे, ये वाला ट्रेड रूट, राइट, ये ट्रेड रूट, इसको पोर्टुगीज फॉलो कर रहे थे। इस पे अफ्रीकन कोस्ट के अलोंग अफ्रीकन की और रेड सी से ट्रेड रूट या पर्शियन गल्फ से ट्रेड रूट के माध्यम से यहां पर इस कोस्ट के अलोंग अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली थी, राइट। तो अरब की थ्रेट अलग थी और यहाँ पर अफ्रीकन्स की थ्रेट अलग थी, और वो चाहते थे कि ये अरेबियन सी के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर उनकी ट्रेड सुप्रीमेसी हो। इसको बाद में ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला गया, राइट। तो ये वो चाहते थे कि वो ट्रेड को मोनोपलाइज कर दें, एकाधिकार कर लें, ठीक है। जितना भी ट्रेड एशिया के साथ में हो रहा था, ईस्ट के साथ हो रहा था, वेस्ट का, उसे वो इंडियन ओशन में उन्हें चैलेंज करने वाला कोई ना हो। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वहां पर अरब डोमिनेंस था, अरब लोगों का एकाधिकार था, उनका प्रभुत्व था। तो इसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी अख्तियार की, और वो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर वो अपनी ट्रेड सुप्रीमेसी स्थापित करेंगे, बजाय वो एक्सपेंशन पर फोकस करने के, वो नेवल पावर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वास्को डी गामा 3 महीने तक रहता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है अपने देश पोर्टुगल, राइट। और जब ये रास्ता खुल जाता है तो इन 1500 एक और व्यक्ति, एक और पुर्तगाली जो भारत आता है, उसका नाम था पेड्रो एल्वारेज कैबरल। वो भी वास्को डी गामा वाले रूट को फॉलो करते हुए कालीकट पहुंचता है, और पेड्रो अल्वारेज कैबरल जो होता है वो कालीकट पहुंचकर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, राइट। पेड्रो के बाद में 1501 में वास्को डी गामा एक बार फिर भारत आता है, और वो अपनी इस मोनोपोली की जो उनकी नीति थी उसको मटेरियलाइज करने के लिए क्या करता है, ज़मोरिन के साथ रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें फेवर करें, और उन्हें डोमिनेंस दे, उन्हें मोनोपोली दे ट्रेड के लिए, ट्रेड के ऊपर। लेकिन ज़मोरिन के अरब ट्रेडर्स के साथ भी अच्छे संबंध थे, तो उसने उसकी इस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ज़मोरिन ने इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, और इस वजह से ज़मोरिन के बीच में और वास्को डे गामा के बीच में
संबंधों में कुछ तो खटास आ गई। तो वास्को डी गामा ने अब क्या किया, अपनी इस पॉलिसी को, मोनोपोली की पॉलिसी को लागू करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर या अरेबियन सी के अंदर अरब मर्चेंट्स के जो शिप्स थे या उनकी जो नेवीज थी, उनके ऊपर उसने आक्रमण करने शुरू कर दिए, उनके ऊपर उनके प्रति हॉस्टिलिटी उसने यूज करना शुरू कर दी। मालाबार कोस्ट पर वास्को डी गामा ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की और उसने न केवल कन्नूर में बल्कि कालीकट में और कोचीन में भी ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए। तो कालीकट में, कोचीन में और कन्नूर में 1505 तक पोर्टुगीज के कई सारे ट्रेड पोस्ट स्टैब्लिश हो चुके थे और वो एक पावर की तरह से विकसित हो चुके थे। और जब इतने ट्रेडिंग पोस्ट थे, इतनी कॉलोनीज पोर्टुगीज की स्टैब्लिश हो चुकी थी इंडिया के अंदर, तो पोर्टुगल की गवर्नमेंट ने अब जो इंडियन सेटलमेंट थी, पोर्टुगीज सेटलमेंट थी इंडिया के अंदर, उसको सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए पहली बार 1505 में एक गवर्नर नियुक्त किया। गवर्नर या वाइसराय नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? किंग ऑफ पोर्टुगल ने नियुक्त किया और इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहले गवर्नर, जो पोर्टुगीज गवर्नर भारत में हुए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और बेसिकली जो वास्को डी गामा की नीति थी, उस नीति को इसने नाम दिया द ब्लू वाटर पॉलिसी, या इस नीति को कार्टेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो इस ये ब्लू वाटर पॉलिसी दरअसल में क्या थी? इसका इसका पर्पस था कि सी पावर बनना, यानी कि इंडियन ओशन में पोर्टुगीज से बड़ी कोई नेवल पावर ना हो, राइट। यानी कि इंडियन ओशन में जितना भी ट्रेड था, उसको ये कंट्रोल करना चाहते थे। इसी को उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कहा। और क्वेश्चन पड़ता है पेपर में कि हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द ब्लू वाटर पॉलिसी, या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये लागू की थी। अब चूंकि इन्होंने ये ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, तो इनको अरब ट्रेडर्स से, जनोरिन से, और था इजिप्ट का ममलूक सुल्तान था, उनसे हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये क्रिश्चियन थे। मुसलमानों के साथ इनकी वैसे ही हॉस्टिलिटी चलती थी। तो इसको दो तीन थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। एक तो जो लोकल किंग था ज़मोरिन, उसके साथ भी अनबन हुई। जो इजिप्ट का ममलूक सुल्तान था, वो मुसलमानों के प्रति इनकी हॉस्टिलिटी की वजह से इनके खिलाफ था। और अरब ट्रेडर्स जो थे, वो भी इनके पोर्टुगीज के अत्याचारों से दुखी थे और वो भी इनको एक थ्रेट की तरह देख रहे थे। और इसी वजह से क्या होता है, 1508 में पोर्टुगीज नेवीज पर इजिप्शियन आर्मीज, यानी मिस्र के राजा की आर्मी, ममलूक सुल्तान की आर्मी, और गुजरात का राजा जो था, जिसे अरब ट्रेडर्स बैक कर रहे थे, उनकी कंबाइंड आर्मीज का सामना होता है 1508 में अल्मीडा की नेवी के साथ। और इस युद्ध को हम बैटल ऑफ चौल बोलते हैं, चौल का युद्ध बोलते हैं, जिसमें अल्मीडा की सेना हार जाती है। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही, 1509 में ही, अल्मीडा की नेवी इसका पूरी तरह से बदला लेती है और कहाँ जाकर के, दीयू के किनारे इसका बदला लेती है। और इस तरह से वो एक पावर के तौर पर स्टैब्लिश कर देता है ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पोर्टुगीज पावर को। अब अरब या ज़मोरिन या ममलूक सुल्तान, उन सब के ऊपर उसने अपनी सुप्रीमेसी कायम करने में वो कामयाब रहता है, जब 1508 में 1509 में वो इनसे अपना बदला ले लेता है, राइट। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भाई और क्या रीजंस थे कि पोर्टुगीज 100 साल से ज्यादा तक ट्रेड में अपनी सुप्रीमेसी कायम करने में कामयाब रहे। दूसरा गवर्नर हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद, उसका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। और अल्फोंसो डी एल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन ईस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। उसने क्या किया, उसने जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी
इंडियन ओशन की, उन सब पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। जहां से भी कोई भी शिप एंटर हो सकती थी, वहां पर उसने अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश की। हर एंट्रेंस को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया मालाबार कोस्ट के। मालाबार कोस्ट आप समझते हैं, मैप में देखते हैं, दिस कोस्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, राइट, वेस्टर्न कोस्ट, राइट। इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं और इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, राइट। तो इस पर उसने जितनी भी एंट्रीज थी उस पर अपनी पावर स्टैब्लिश की। और ना केवल यहाँ मालाबार कोस्ट पर ही, बल्कि हॉर्मुज एंड मलाक्का में। हॉर्मुज कहाँ है? हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में पड़ता है और मलाक्का स्ट्रेट है मलेशिया में। मैप पे देखना चाहेंगे तो यहाँ कहीं हॉर्मुज पड़ता है और यहाँ कहीं मलक्का पड़ता है, राइट। तो मतलब जितने भी इंडियन ओशन से एंट्रेंसेस थे, ट्रेड रूट्स थे, वहां पर अपनी सुपरमेसी कायम करने में ये कामयाब हुए। फिर ये अपनी सुपरमेसी, अपना कंट्रोल अख्तियार करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमिट सिस्टम शुरू कर दिया। किसने? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इस रूट को यूज करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जो भी इनकी परमिट नहीं लेता था उन्हें ये लूट लेते थे। और दूसरा उन्होंने क्या किया? दूसरा उन्होंने जितने भी शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे वहां पर भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। और इन्हीं नीतियों के तहत 1510 में बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने गोवा एक्वायर कर लिया, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इनके लिए। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के कार्यकाल की कुछ और उपलब्धियां हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि किस पोर्टुगीज गवर्नर के काल में सती सिस्टम खत्म कर दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था। तो इसने सती सिस्टम अबोलिश किया। उसके अलावा क्यों इसे रियल फाउंडर कहा जाता है ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया? इसने एक नीति अपनाई कि जितने भी पोर्टुगीज मेल थे वो लोकल वीमेन के साथ शादी करें, जिससे उन्हें हॉस्टिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता था लोकल्स की, और लोकल्स के साथ वो मिलजुल करके रहते थे। कल्चरल एक्सचेंज हुआ और इसी वजह से वो कई सारी क्रॉप्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, जैसे टोबैको और कैशू भी पोर्टुगीज की ही देन है इंडिया में। और ये सब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के काल में हुआ, 1509 से 1515 के दौरान। उसके बाद भी कई सारे गवर्नर वाइसरॉयज हुए, लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंट कार्यकाल जो है वो नूना डा कुन्हा का है, जो 1529 में गवर्नर बनते हैं और 1537 तक गवर्नर रहते हैं इंडिया के अंदर। तो क्या सिग्निफिकेंट है नूना डा कुन्हा के कार्यकाल का? सबसे पहले ये सिग्निफिकेंट है कि उसने हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द पोर्टुगीज गवर्नर टू शिफ्ट इट्स हेडक्वार्टर टू गोवा, राइट। या कहाँ से शिफ्ट किया गया था? तो कोचीन से गोवा शिफ्ट किया गया था, राइट। तो नूनो डा कुन्हा के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। अब 1529 में जब नूनो डा कुन्हा ऑफिस अज्यूम कर रहा है ऑफ पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया का, तो पैरेलली अगर हम देखें तो 1526 में मुगल इन्वेजन हो जाता है इंडिया का। मुगल्स इंडिया आ जाते हैं। कौन आता है? हुमायूं। अब हुमायूं को क्या करना है? अपना राज्य विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, राइट। तो इस विस्तारवादी नीति के चलते 1534 में जो गुजरात का रूलर है बहादुर शाह, उसके साथ हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, राइट। तो 1534 में गुजरात का बहादुर शाह जो है वो नूनो डा कुन्हा की सपोर्ट मांगता है अगेंस्ट हुमायूं, और उसके बदले में वो क्या कहता है कि आपको एक आइलैंड ऑफ बसीन जो है, आइलैंड है एक, उसे आपको दे देंगे। अब ये बसीन आइलैंड कहाँ पर है? ये मुंबई में है। आपको पता होना चाहिए कि मुंबई जो है वो 7 आइलैंड्स को मिलाकर के बना हुआ शहर है, राइट। और उनमें से एक आइलैंड ऑफ वसीन था, जिसे आज की डेट में विरार या वसई का इलाका कहते हैं। वो इलाका बहादुर शाह ने नूनो डा कुन्हा को सीड कर दिया।
सो दैट कि वो उनकी हेल्प कर सके हुमायूं के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज अपने साथ सिर्फ और सिर्फ नेवल ताकत ही नहीं लेकर के आए थे। इनके पास कैनन्स, बंदूकें और इस तरह की नई टेक्नोलॉजी थी युद्ध लड़ने की। और यही सेम टेक्नोलॉजी मुगल्स भी अपने साथ लेकर के आए थे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी सामना करने के लिए बहादुर शाह को चाहिए थी। तो उसने बसीन का आइलैंड दिया और इसके साथ ही वादा किया कि वो पोर्टुगीज को दीव के अंदर एक ट्रेड पोस्ट बनाने देगा, एक बेस बनाने देगा, सो दैट कि उनके ट्रेड में उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल सकें। राइट। और फिर क्या होता है कि 1536 में हुमायूं विदड्रॉ कर लेता है गुजरात से और ये सक्सेस होती है। अब क्या था, अब उनको दीव का बेस जो है जिसका वादा किया गया था बहादुर शाह के द्वारा, वो पोर्टुगीज को दिया जाना था। लेकिन क्या हुआ, जब उनको ये देने की प्रक्रिया शुरू की गई बहादुर शाह के द्वारा, तो पोर्टुगीज का कन्फ्लिक्ट हो गया लोकल्स के साथ। इनकी कन्फ्लिक्ट्स की वजह थी इनका अपने धर्म के प्रति बहुत रूढ़िवादी होना और कट्टरवादी होना। राइट। और ये दूसरों को कन्वर्ट करना चाहते थे अपने धर्म के प्रति। तो इनका लोकल्स के साथ क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपोज किया कि उनको ये जगह ना दी जाए। तो जो बहादुर शाह था गुजरात का राजा, उसने ये बोला कि वहां पर एक वॉल लगा देते हैं ताकि पार्टीशन कर दिया जाए पोर्टुगीज सेटलमेंट के अंदर और जो लोकल्स हैं उनके अंदर, जिसका पुर्तगालियों ने विरोध किया और ये बात बन नहीं पाई। तो पोर्टुगीज को लगा कि उन्हें ठगा गया है और इसी वजह से अगले ही साल 1537 में बहादुर शाह को पोर्टुगीज शिप के ऊपर बुला करके उसका कत्ल कर दिया गया और ये सब हुआ नोनोडा कुन्हा के काल में। और इसी तरह से धीरे 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 करके उनका इन्फ्लुएंस जो है वो फैलता गया। अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने न केवल मालाबार कोस्ट तक सीमित रखा बल्कि वो ईस्टर्न कोस्ट पर भी चले गए। बंगाल में उन्होंने अपनी एक पोर्टुगीज सेटलमेंट हुगली के अंदर बनाई और जो ईस्टर्न सेटलमेंट का हेडक्वार्टर भी बना। राइट। और ये सब कुछ हुआ नोनाडा कुन्हा के कार्यकाल के अंदर। राइट। और इस तरह से फिर ये जो स्टैब्लिश किया गया इनका ट्रेड सुप्रीमेसी थी, ये आने वाले कई साल तक चलता रहा, जब तक कि ब्रिटिश भारत नहीं आ जाते हैं और ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन शुरू नहीं कर देते हैं। राइट। तो और के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो पुर्तगाली स्टेट के, पोर्टुगीज स्टेट के इंडिया में रहे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। सबसे पहली बात यह है कि दे वर दी फर्स्ट यूरोपियंस इवन टू अराइव इन इंडिया एंड द लास्ट टू लीव इंडिया। भारत में आने वाले भी पहले थे और भारत से जाने वाले भी पहले। भारत में आने का 1498 साल था और 1961 में उन्हें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके अधिकार से गोवा, दमन और दीव को कैप्चर किया, वापस रिक्लेम किया वापस, उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत छोड़ा था। राइट। ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिन्होंने इनकी मदद की इंडिया में सेटल होने के लिए? पहली बात तो ये थी कि उन्हें इंडियन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, जैसे कि किंग जमरिन ने भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगा कि ये तो फ्रेंडली ट्रेडर्स हैं, लेकिन उनकी धार्मिक नीति बहुत कट्टरवादी थी और वो किसी भी तरह से सेटल होना चाहते थे। राइट। तो इसी वजह से जब तक इंडियंस को ये समझ में आती, तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बढ़ाई और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए। कहाँ कहाँ पर बनाए? वेस्टर्न कोस्ट पूरा का पूरा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। राइट। दमन से लेके मैंगलोर और कोचीन और कन्नूर, कालीकट तक। और इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट पर हुगली में भी उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। राइट। दूसरा उनका फीचर क्या था? दूसरा फीचर था कि भाई उनकी ट्रीटीज जो थी, वो संधियां जो उन्होंने अलग अलग रूलर्स के साथ की हुई थी, उनकी डिस्टिंक्टिव फीचर ये थी कि अलग सुल्तान के साथ अलग तरह की संधि करते थे और उसे टाइमली रिव्यू करते रहते थे, सो एज कि वो संधि लंबा टाइम चले और शांति से वो अपना काम करते रहें। राइट। तो ये उनका डिस्टिंक्टिव फीचर था कि वो रिन्यूअल करते रहते थे अपनी संधियों का। इसी में एक बड़ा बेनिफिट जो उनको मिलता है डेक्कन प्लेटो के अंदर,
जहां पर दक्कन के सुल्तान और विजयनगर एम्पायर के बीच में टसल चलती रहती थी। वो दोनों के बीच में बैलेंसिंग पावर का काम करते थे। विजयनगर के कृष्णदेव राया के साथ भी उनके अच्छे खासे संबंध थे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क पर्सनल फ्रेंड थे कृष्णदेव राया के, और दक्कन सुल्तानों के साथ भी उनके ठीक ठाक अच्छे से संबंध थे। और इसी तरह से वो बैलेंसिंग पावर की तरह काम करते थे, चाहे वो दक्कन सुल्तान और विजयनगर के बीच में हो, चाहे वो दक्कन और मुगलों के बीच में हो, या मुगलों और मराठों के बीच में हो, बैलेंसिंग पावर की तरह काम करते थे। इस वजह से भी उनका कार्यकाल जो है वो लंबा चला। हर कोई उनको अपने खेमे में शामिल करना चाहता था। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो उनकी रिलीजियस पॉलिसी है। उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो इंटॉलरेंट थी। पहले तो जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि वो क्रिश्चियन थे, और जेसुइट क्रिश्चियन थे, कट्टरवादी थे, और मुस्लिम्स के प्रति हॉस्टाइल थे। पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के प्रति हॉस्टाइल थे। हिंदुओं के प्रति कंपैरेटिवली वो टॉलरेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने न केवल मुस्लिम्स को ही पर्सिक्यूट किया, बल्कि हिंदूज को भी उन्होंने पर्सिक्यूट किया, और अरब्स को भी पर्सिक्यूट किया। राइट। और ये इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी, इसकी वजह से उनका डिक्लाइन होता है। राइट। अब देख लेते हैं कि भाई पोर्टुगीज का डिक्लाइन क्यों होता है। ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि उनको जो मुगल कोर्ट में फेवर मिलती थी, वो धीरे धीरे मिलनी बंद हो गई। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो टॉलरेंट थी, और अकबर का दीन इलाही जो उसने एक नया विचारधारा कह लें, धर्म कह लें, चलाया था, तो उस विचारधारा के अंदर अकबर अलग अलग फेथ्स के लोगों को बुलाता था, और उनके साथ बातें की जाती थी, फिलोसफीज डिस्कस की जाती थी, और समझा जाता था कि आखिर में क्या गूढ़ रहस्य क्या है। और इसी वजह से जो जेसुइट प्रीस्ट्स थे, उनका भी अकबर के दरबार में आना जाना रहता था, यानी ईसाई धर्मगुरुओं का आना जाना अकबर के दरबार में रहता था। तो ये जो ईसाई धर्मगुरु थे, ये अकबर को अपने क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे, सो दैट कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अक्रॉस इंडिया फैल सके। लेकिन जैसे जैसे अकबर का कार्यकाल खत्म हुआ और जहांगीर असेंडेड टू थ्रोन, तो जहांगीर का समय आने पर जहांगीर हॉस्टाइल तो नहीं थे, लेकिन चूंकि मुस्लिम्स की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी और क्रिश्चियन मुस्लिम्स के प्रति हॉस्टाइल थे, तो उनको खुश करने के लिए जहांगीर ने उतना ध्यान नहीं दिया ईसाई धर्मगुरुओं की तरफ। मतलब एक तरह से निग्लेक्ट किया, हालांकि निरादर नहीं किया। और फिर इवेंचुअली जब शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, तो शाहजहां ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया। तो इस वजह से उन्हें मुगल कोर्ट में फेवर मिलना बंद हो गया। दूसरा रीजन क्या था कि ब्रिटिश लोग इंडिया में आ चुके थे। ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे। सबसे पहले 1609 में विलियम हॉकिंस इंडिया आए थे, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और जहांगीर की कोर्ट में आया वो, और एक लेटर लेकर के आया था अपने राजा से, टू सीक द परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया। राइट। और उसे तुर्की भाषा भी आती थी, इस वजह से उसे जहांगीर के दरबार में पोर्टुगीज से ज्यादा फेवर मिला, और जहांगीर ने उससे इम्प्रेस होकर उसे 400 का मनसब भी दिया था। जब हम मुगल्स को पढ़ेंगे, मनसबदारी व्यवस्था पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में जानेंगे। फिर क्या होता है, 1612 में जो इंग्लिश नेवी थी, उसने पोर्टुगीज नेवी को बुरी तरह से हराया, या उनका मुकाबला करने में कामयाब हो पाई। अब पोर्टुगीज की जो एक पावर थी कि नेवल पावर के तौर पर उन्हें देखा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि पोर्टुगीज को इंडियन ओशन में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब इंग्लिश शिप ने उनके अगेंस्ट सक्सेसफुली एक फाइट दे दी, अगर जीता नहीं तो हारा भी नहीं, तो इस वजह से मुगल कोर्ट में उनका सम्मान और बढ़ गया, और उन्हें ये समझ में आ गया कि पोर्टुगीज को चैलेंज करने वाली एक नई पावर ने जन्म ले लिया है, और वो है ब्रिटिश पावर। और इस वजह से पोर्टुगीज की फेवर जो है वो धीरे धीरे और कम हुई। 1613 में क्या होता है, पोर्टुगीज ने एक शिप अपने कब्जे में की, और ये शिप किसी और की नहीं बल्कि मुगल्स की थी, और उसमें कई सारे मुस्लिम्स थे, उन्हें जेल में भी डाल दिया। इसकी वजह से जहांगीर बहुत बढ़ गया, और
उसने पोर्टुगीज की फेवर पूरी तरह से बंद कर दी। आ, और जब जहांगीर का कार्यकाल खत्म होता है 1628 में, शाहजहां गद्दी पर बैठता है, तो उसने तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया पोर्टुगीज को, और मुगल कोर्ट में जितने भी प्रिविलेजेस उन्हें मिलते थे, विशेषाधिकार मिलते थे, वो सारे मुगल कोर्ट में मिलने बंद हो गए। और 18th सेंचुरी आते आते उनका कमर्शियल इन्फ्लुएंस भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। अगला रीजन जो है पोर्टुगीज के डिक्लाइन के पीछे, वो है इमर्जेंस ऑफ न्यू पावर्स। इजिप्ट के अंदर, पर्शिया के अंदर, यानी पर्शिया यानी ईरान, इजिप्ट यानी मिस्र, यहाँ पर नई डायनेस्टीज आ गई थी, जिनके साथ पोर्टुगीज की जो पोर्टुगीज को इतना फेवर नहीं करते थे, जबकि दूसरी पावर्स को वो ज्यादा फेवर करते थे। इस वजह से भी इनका डिक्लाइन होता है। इसके अलावा लैंड में मराठा पावर जो थी, वो उसका उदय हुआ था। जो इमीडिएट नेबर्स थे इनके अक्रॉस दी मालाबार कोस्ट, और उनकी वजह से भी उनका एक थ्रेट रहता था पोर्टुगीज को, क्योंकि मराठा पावर जो है वो स्वराज में यकीन रखती थी, अगर आप जानते हो तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पोर्टुगीज को फेवर तो नहीं करेंगे। और 1739 में मराठाओं ने सालसेट और बसीन, दो जो आइलैंड्स इनके कब्जे में थे, वो भी इनके कब्जे से छुड़ा लिए थे। एक बड़ा कारण इनकी हॉस्टाइल रिलीजियस पॉलिसी थी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। ये सबको कन्वर्ट करना चाहते थे, और बाकी लोगों को प्रोसिक्यूट करते थे जो इनके रिलीजन से संबंधित नहीं हुआ करते थे। एक और बड़ा कारण था इनकी डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये पायरेसी, वायलेंस और एरोगेंस में यकीन रखते थे। इस वजह से भी इनका डिक्लाइन होना शुरू किया, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस करने वाले यूरोपीय जो थे वो मार्केट में आ चुके थे। इसके अलावा एक बड़ा कारण था डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की डिस्कवरी भी इसी दौरान हो चुकी थी, और पोर्टुगीज जो थे उन्होंने ब्राजील की डिस्कवरी की थी। तो जब उनका प्रिविलेजेस यहाँ पर इंडिया में, उनको प्रिविलेजेस मिलने, फेवर मिलने जब होने लगे, तो धीरे धीरे जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे, उनका ध्यान जो था, उनका ध्यान ब्राजील की तरफ चला गया, और उन्होंने ब्राजील में काम करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली जो ट्रेड रूट पोर्टुगीज ने खोजा था, वो इंग्लिश, डच और डेन्स को भी पता चल गया था, फ्रेंच को भी पता चल गया था, और उनके नए नए ट्रेडर्स आ रहे थे, जो ज्यादा फ्रेंडली थे, और जिन्हें ज्यादा अच्छे से फेवर मिल पा रहे थे। इसी वजह से धीरे 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 करके पोर्टुगीज का डिक्लाइन हो जाता है। सो नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम। देखते हैं हमने कितना रिटेन किया है और कितना हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग सी रूट, यानी कि समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो इट इज ऑब्वियसली वास्को डी गामा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। फर्डिनेंड मैगलन ने फिलीपींस की खोज की थी। एंड मार्को पोलो चाइना गया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को ड गामा अराइव इन इंडिया? वास्को ड गामा भारत कब आया? बहुत ऑब्वियस है, 1498 में वास्को ड गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूरोपियन पावर एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट एट मछलीपट्टनम? मछलीपट्टनम में पहला ट्रेडिंग पोस्ट किसने बनाया था? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डच ने बनाया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? इंग्लिश फैक्ट्री यानी ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? तो सूरत में स्टैब्लिश हुई थी। विलियम हॉकिंस ने 1613 में स्टैब्लिश की थी, परमिशन उसको 1609 में मिल गई थी। Who among the following European powers was the last to leave India? तो ये भी हमने पढ़ा है, that Portuguese were the first to arrive in India and the last to leave India, right? Then next question is, the English East India Company received its royal charter in which year? तो रॉयल चार्टर 1600 में मिला था क्वीन एलिजाबेथ से, और उसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 में, राइट। नेक्स्ट इज, विच इंडियन रूलर परमिटेड द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? भटकल में फोर्ट बनाने की परमिशन किसने दी थी? तो ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भटकल आखिर पड़ता कहाँ है। तो भटकल पड़ता है कर्नाटका में, एंड कर्नाटका
में किसका शासन था उस दौरान? उस दौरान कर्नाटका में शासन था विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर का, और विजयनगर एम्पायर से कौन संबंधित है यहाँ पर? यहाँ पर कृष्ण देवराया विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। भटकल कर्नाटका में पड़ता है तो गुजरात का राजा परमिशन नहीं दे सकता। जमोरिन केरल का राजा था, हुमायूं दिल्ली का राजा था, तो कृष्ण देवराया ही इसकी ऑप्शन है। देन द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज सेट अप एट, तो ये फैक्ट्री हुगली में सेटअप की गई थी, राइट। देन विच यूरोपियन कंट्री वाज द सेकंड टू अराइव इन इंडिया आफ्टर पोर्टुगीज, यानी पोर्टुगीज के बाद दूसरे नंबर पर कौन पहुंचे थे? दूसरे नंबर पर डच पहुंचे थे। हालांकि ब्रिटिश एज नेशनैलिटी ब्रिटिश लोग पहले पहुंच चुके थे, लेकिन ट्रेड के रूप में डच जो है वो सेकंड है। हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले ही ये बात पढ़ी हुई है। नाउ 10th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी के प्रोपोनेंट कौन है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी के प्रोपोनेंट हैं पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। अगर आपको इस तरह का और कंटेंट चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कंप्लीट कोर्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या himquiz.com पर लॉगिन करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।